हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज टू अचीव नामक चैनल पे। टुडे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला चैप्टर है कमर्शियल स्टडी का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेक होल्डर होते क्या है? स्टेक होल्डर एक्ट करते हैं दोनों तरीके से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। पॉजिटिव साइड क्या है स्टेक होल्डर का कि पॉजिटिव साइड ये है कि वो नेसेसरी रिसोर्सेस और सपोर्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब बिजनेस एंटरप्राइज गेट फाइनेंस, लेबर और रॉ मटेरियल, मशीनरी ईटीसी फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में कौन कौन आएंगे? जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जैसे बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया और पब्लिक से जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हो गए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को पूरे पब्लिक में। अगर स्टेक होल्डर प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी सपोर्ट। अगर इसका नेगेटिव साइड क्या होता है? नेगेटिव साइड ये है कि अगर इस बैंक और गवर्नमेंट अगर नाराज़ हो जाएं या किसी तरीके से परेशान हो जाएं, तो वो लोग जो है अपने सपोर्ट को हटा सकते हैं। इससे क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर और कस्टमर के बीच। स्टेक होल्डर कौन है? द पर्सन हु आर ग्रुप ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर्स। दे contribute their company share capital and assume the risk of loss। मतलब कि इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स क्या क्या होते हैं, जो कि अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में। और कस्टमर क्या होते हैं, जो भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर यूज़ करता है, उसको प्रोडक्ट और सर्विस को वो कस्टमर। मतलब ये डिफरेंस है कस्टमर और शेयर होल्डर के बीच में। थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो रहा है शेयर होल्डर और कस्टमर के बीच। चलिए देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल स्टेक, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उनका एक फाइनेंशियल स्टेक होता है। मतलब कि अपना सपोर्ट देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं किसी भी बिजनेस फर्म में। लेकिन कस्टमर क्या है, वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेक उनका कोई भी नहीं होता बिजनेस फर्म में। सप्लाई ऑफ कैपिटल, स्टेक होल्डर सप्लाई फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं? दोनों आ जाएंगे, जो बिजनेस फर्म में काम कर रहे हैं वो, और जो कि बिजनेस में पैसा लगाएं वो भी। लेकिन कस्टमर में क्या है, कस्टमर कोई भी सप्लाई नहीं करता कैपिटल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेक होल्डर डोंट बाई गुड्स और सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जाहिर सी बात है कि स्टेक होल्डर अपना ही गुड्स नहीं खरीदेगा। और कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या करते हैं, बाय भी करते हैं, सेल भी बाय करते हैं गुड्स और सर्विसेज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। रिस्क टेकिंग, स्टेक होल्डर क्या है, रिस्क टेकर है। मतलब कि वो रिस्क लेते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं बिजनेस फर्म में, और वो उनका कैपिटल डूबने का भी डर रहता है। लेकिन कस्टमर क्या है, कस्टमर का कोई रिस्क नहीं रहता, उनका कोई लेना देना ही नहीं रहता किसी भी बिजनेस फर्म में। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट आर नॉट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। मतलब कि स्टेक होल्डर का कोई उसमें नहीं रोल होता, लेकिन कस्टमर का उसमें रोल होता है, क्योंकि कस्टमर के टेस्ट के मुताबिक ही जो है किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर। लेकिन कस्टमर में क्या है, मार्केट ओरिएंटेशन इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई कस्टमर।
इसमें क्या है कि किसी भी मार्केट को कैप्चर करने में, मतलब कि मार्केट को समझ के उसका सप्लाई करने में कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, उसी को कहेंगे मार्केट मार्केट में कितना पकड़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। शेयर ऑफ प्रॉफिट से स्टेक होल्डर क्या है, प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड को शेयर करते हैं अपने में, लेकिन कस्टमर का उसमें कोई भी शेयर नहीं होता। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एज ए ओनर पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कस्टमर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में और वर्किंग में। मतलब कि आपको पता ये चल गया है कि शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि पैसे लगाते हैं, और कस्टमर वो होते हैं जो कि आप उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, गुड्स और सर्विसेज भी। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और क्रेडिटर के बीच में। ठीक है। टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, दे मतलब कि स्टेक होल्डर क्या है, दे आर इंटरनल स्टेक होल्डर। क्रेडिटर क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, दे इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। दे ओनली, और फिर क्रेडिटर में क्या है, दे ओनली गिव अ लोन टू द कंपनी। मतलब कि स्टेक होल्डर क्या है, वो लोग शेयर कैपिटल लेते हैं, लेकिन क्रेडिटर क्या है, वो सिर्फ डिबेंचर लेते हैं जो कि उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। डिग्री ऑफ रिस्क, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा लॉस होने का डर रहता है, लेकिन क्रेडिटर्स को लॉस होने का डर होता है, लेकिन माइनर में। क्योंकि कभी भी जब कंपनी बंद होगा तो पहले पेमेंट क्रेडिटर्स को ही दिया जाता है, जब कुछ अमाउंट बचेगा तब पूरे लोन चुकाने के बाद ही शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो क्रेडिटर को देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो शेयर होल्डर्स लेंगे या फिर स्टेक होल्डर लेंगे। मेंबरशिप, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि स्टेक होल्डर क्या है, मेंबर ऑफ द कंपनी होते हैं, उनको वोटिंग राइट होता है, लेकिन क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है। वो क्या, क्रेडिटर्स क्या है, कंपनी के कोई भी मेंबरिंग में काम नहीं करते। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब कि इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है, जो कि विथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, मतलब कि बिजनेस के वर्किंग को ऑपरेट करते हैं, वो क्या होंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स होंगे। इंटरनल स्टेक होल्डर में क्या क्या आएंगे, एम्प्लॉयर्स आएगा, एम्प्लॉय मतलब कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का वो इंटरनल स्टेक होल्डर में आएंगे। और ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स देखते हैं। Stakeholder who are contributing to the business enterprise for outside the organization is known as external stakeholders. They consist of creditors, suppliers, dealers, competitors, government, लोकल सोसाइटी, मीडिया। ये सब क्या होंगे, ये सब बाहरी तरीके से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। मतलब कि वो लोग किसी न किसी तरीके से अपने, मतलब कि किसी भी बिजनेस या कंपनी में
भी अफेक्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं और उसके बदले में कोई भी किसी भी तरीके का डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, वो सब पाते हैं। वो क्या हो गया? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो गया। अब आइए देख लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का डिफरेंस क्या होता है। पोजीशन, दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इंटरनल स्टेक होल्डर में जो कि ऑपरेशन होगा क्या इंटरनली होगा, एक्सटर्नल में मतलब कि वो ऑपरेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड। रोल क्या है? दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इंटरनल में क्या है, वो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनली, और एक्सटर्नली में मतलब कि वो मैनेजमेंट और वर्किंग में वो भाग नहीं लेंगे। अब आते हैं तीसरे पे। दे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑनर्स एंड मैनेजर्स, मतलब कि क्या होंगे इंटरनल में, कौन कौन आएंगे? एम्प्लॉयर भी आएगा और एम्प्लॉय भी आएंगे। मतलब एम्प्लॉयर में कौन आएगा? ऑनर्स आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, और एम्प्लॉय में जो भी काम करते हैं वो लोग आएंगे। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स हो गए, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, जनरल पब्लिक हो गया। ये सब क्या है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। आइए इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर स्टेक होल्डर्स, मतलब कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स का किसी भी बिजनेस में स्टेक है और उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, ऑनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, उनका क्या है, मतलब कि स्टेक क्या है, प्रोवाइड मतलब कि उनका क्या काम है, प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस अंडर कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब कि शेयर होल्डर्स का क्या है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म में कैपिटल, और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, रीजनेबल रिटर्न मिले, एप्ली एप्रिसिएशन इन शेयर वैल्यू, मतलब कि उनका शेयर का वैल्यू बढ़ता रहे, सेफ्टी ऑफ कैपिटल रहे, मतलब कि उनका कैपिटल सेफ रहे, इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि उनको हर तरीके का फाइनेंशियल पोजीशन का डिटेल मिलता रहे, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन, मतलब कि उनका कोई भी पॉलिसी डिसीजन होता है तो उनका राय मशवरा लिया जाए, क्योंकि जो पैसा लगाएगा तो वो तो अपना राय देने का हकदार होगा ही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है? गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। उनका एक्सपेक्टेशन क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ मैनेज, मतलब कि वो फ्रीडमली मैनेज करें, फेयर रेम्यूनरेशन मिले उनको, डिग्निटी ऑफ पोजीशन, मतलब कि उनका पोजीशन का बना रहे, और रीजनेबल टेन्योर, मतलब कि उनका हर चीज़ सेफ रहे। अब एम्प्लॉयज़ का क्या है? प्रोवाइड क्या करते हैं? फिज़िकल और मेंटल एफर्ट वो लोग लगाते हैं किसी भी बिजनेस फर्म में।
उनका क्या एक्सपेक्टेशन है? फेयर रेम्यूनरेशन मिले उनको, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिले, मतलब कि ऐसा नहीं कि गंदा वंदा, मतलब कि एकदम सफ़ा रहे, उनको वर्किंग कंडीशन बढ़िया मिले। अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ इन करियर का, सोशल सिक्योरिटी मिले, वेलफेयर मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये सब मिले मिले उनको, और शेयर इन प्रॉफिट एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो लोग उनको प्रॉफिट मिले, उनका पार्टिसिपेशन हो किसी भी मैनेजमेंट में। तो ये सब एम्प्लॉयज़ क्या क्या है, एक्सपेक्टेशन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयज़ तक हो गया था, अब सप्लायर्स का बारी है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स ऑफ द फर्म, मतलब कि फर्म को क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इनका एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से? फेयर एंड टाइमली पेमेंट्स मिले उनको, रेगुलर ऑर्डर मिलता रहे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस फर्म का उनको करेक्टली मिलता रहे, हेल्थी बिजनेस रिलेशनशिप्स, मतलब कि ये क्या हुआ कि किसी भी सप्लायर्स को वो अपना पैसा, मतलब कि अपना गुड्स प्रोवाइड कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको रिटर्न में पेमेंट चाहिए, रेगुलर ऑर्डर चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा सप्लाई, मतलब कि वो मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो उसका उसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिले पोजीशन का, कि वो अपना सप्लाई करता रहे, उसको डर ना रहे कि मेरा माल जब चल गया तो उसका पेमेंट ना मिले, ऐसा डर ना रहे। आइए गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज का देख लेते हैं। रेगुलेट एंड द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि इनका क्या है कंट्रीब्यूशन, फंक्शनिंग कर मतलब कि स्मूथली फंक्शनिंग करना बिजनेस फर्म का इन पब्लिक विथ पब्लिक इंटरेस्ट। आइए अब एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं गवर्नमेंट के? तो पेमेंट ऑफ टैक्स और अदर ड्यूटीज रेगुलरली इन टाइम, फॉलो लॉस, मतलब कि लॉ को वो लोग फॉलो करें, कोऑपरेट इन स्कीम और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में उनका सपोर्ट रहे। अब स्टेक होल्डर एनालिसिस में क्या क्या है? स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या है, मतलब कि आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर, मैपिंग शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर कोलिशन, assessing shareholder interest, judging shareholders power, decoding priorities of shareholders।
इस सब के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या होता है। ये क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी आइडेंटिफाई करना वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि स्टेक होल्डर्स क्या है, वो इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, तो उनका डिसीज़न और उनका एक्टिविटी किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में एक्टिवली परफॉर्म करेगा। आगे देखते हैं क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं किसी भी स्टेक होल्डर एनालिसिस में। पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स। मतलब कि ये बहुत नेसेसरी है कि आइडेंटिफाई करना इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन कौन आएंगे, एम्प्लॉयर आएंगे, ऑनर आएंगे, मैनेजर्स आएंगे और एम्प्लॉय आएंगे। एम्प्लॉय में क्या आएंगे, मतलब कि वही जो प्यून होते हैं जो कि सेकेंडरी काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आपको आगे भी बता ही चुके हैं कि कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, बिजनेस एसोसिएट हैं, गवर्नमेंट है और जनरल पब्लिक है। चलिए ठीक है, आगे ये सब क्या है, मतलब कि इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एक रिलेशनशिप जो भी बिजनेस मतलब कि स्टेक होल्डर्स का जितने भी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि एक को तो काम करेंगे नहीं, मतलब कि वो लोग ग्रुप ग्रुप में काम करेंगे और उनका एक रिलेशन बनाना चाहिए कि कौन सुपीरियर है, कौन उनसे इन्फीरियर है। मतलब कि अ, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए, मतलब कि वो लोग अपना काम खुद समझें कि वो लोग क्या करने वाले हैं, उनका जो छोटे हैं उनको 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 क्या काम देना है और जो बड़े हैं उनसे क्या काम लेना है। ठीक है, तो एक मैप तैयार करना और उसका रिलेशनशिप बनाना जो कि स्पेसिफिक इशू पे, प्रॉब्लम पे वो लोग सॉल्व कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रॉब्लम को। एग्ज़ाम्पल में ये है कि अगर किसी अ, कोई छोटा काम है तो वो छोटा काम को कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पद पे है वो सॉल्व करने ना जाए। मतलब कि जो लोग छोटा काम है, छोटा मोटा काम है, वो लोग एम्प्लॉयज़ ही अपने में डिसीजन लेके उसको उस काम को ख़त्म करें। ये हो गया, मैपिंग हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स कोलिशन। इसका मतलब ये हुआ कि वेरियस ग्रुप हैं स्टेक होल्डर्स के और कंबाइंड होते हैं किसके और सपोर्ट करते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन को, बट दे मे ऑल्सो कंबाइन टू ब्लॉक द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन whenever their interests are not protected by the owners and managers। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब एक बिजनेस है तो उसको जो है काम करने में सबका हाथ होता है।
और कोई भी एक भूल हुआ तो बिजनेस को अफेक्ट करता है और उनके ऑनर्स और मैनेजर्स के प्राइस को भी अफेक्ट करता है, जिससे उनका इंटरेस्ट जो मतलब कि उनको पैसा मिलने वाला है, अगर कंपनी को लॉस हो जाएगा तो उनका पैसा दब जाएगा या फिर उनको कम सैलरी मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजर हैं और जो वर्कर्स हैं उनमें लड़ाई का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और उसमें जैसे कि कई बार होता है कि पैसा दब जाता है तो लोग धरना पे बैठ जाते हैं, वैसा ही हालत हो जाता है। तो इसका मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग करना कि कोलिजन ना हो मैनेजर्स में, तो एक बेटर माहौल क्रिएट करना, उसको क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर, मतलब कि किसी भी तरीके से कोलिजन से बचें। आइए अब अगला पॉइंट है असेसिंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट और स्टेक of every stakeholder group is different. Managers must assess the different interest of various stakeholders. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हाई लेवल पर हैं, जो लोग मिडिल लेवल पे हैं और जो लोग लो लेवल पे हैं, उनका हर लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट, मतलब कि अलग अलग सैलरी है। तो उसका क्या एक चार्ट बनाना, उसको एक कोई भी मैनेजर जो है उन लोगों का एक सैलरी डिसाइड करना, उसको असेसिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। जजिंग शेयर होल्डर्स पावर्स, मतलब कि डिफरेंस शेयर होल्डर ग्रुप हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पावर है। शेयर होल्डर्स मतलब कि जो ऑनर हैं हैव लीगल पावर टू वोट अ मेजर डिसीजन इन द कंपनी, मतलब कि जो ऑनर है उनको पावर है वोटिंग राइट का और डिसीजन लेने का। और दे ट्राई टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वोटिंग पावर और कस्टमर सप्लायर, ये सब क्या है, मतलब कि वोटिंग पावर मिलता है। और अदर में देखते हैं कि कस्टमर सप्लायर डीलर एक्सरसाइज कमर्स इकोनॉमिक पावर ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट पावर भी है। इसका मतलब ये है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिसाइडिंग प्रायोरिटीज़ ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि डिफरेंट शेयर होल्डर्स का उनका डिफरेंट प्रायोरिटीज़ भी रहेगा, उनका इशू भी होगा, प्रॉब्लम भी होगा। मतलब कि हर एक पर्सन का एक ही इशू नहीं हो सकता, मतलब कि उनका एक ही प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मतलब कि 3 लेवल है, मतलब कि लोअर है, मिडिल है, अपर लेवल है, तो हर तीनों का एक डिफरेंट डिफरेंट उनका प्रायोरिटीज़ भी होगा, उनका पावर भी होगा, उनका प्रॉब्लम्स भी होगा। ठीक है, और दे मे नॉट बी इक्वली इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व इन ऑल इशू, सो द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज़ ऑफ सच ईच ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एवरी इशू सेपरेटली। इसका मतलब ये हुआ कि हर मैनेजर्स को उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और